हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। देखिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अभी रह गए थे जो कंप्लीट नहीं कर पाया था मैं, जो आपसे डिस्कस करना था मुझे। वो थोड़ा सा है, दो चार क्वेश्चन और है, वो वाला डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो देखिए बच्चों, जैसा हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और बताया था मैंने कि जब भी क्वेश्चन को हम डील करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते समय पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके बाद हम उस क्वेश्चन का थ्योरी के साथ उसे लिंक करते हैं, तब जाके हमें फार्मूला मिलता है कि कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। बच्चों में जैसे आप ऐसे एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमने कहा था कि बच्चा लोग, एक्चुअल में हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री वॉटेवर, है ना, तो हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ऐसे बोलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, या मैथ्स में या केमिस्ट्री में, हर जगह। एक्चुअली में देखिए, उसका नाम है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बोले तो क्या बोलता है बच्चों? समस्या। ये प्रॉब्लम बोले तो क्या बोलते हैं? समस्या। जैसे जैसे मान लीजिए एग्जांपल, हमने कहा अभी एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको अच्छा फील आए। जैसे बच्चा लोग की मान लो पंखा खराब है, पंखा खराब हो गया, ठीक है। तो खराब होना एक समस्या है। अब उस समस्या से निजात पाने के लिए उसे हमें डील करना है कि कैसे सही करें। तो अब हम दिमाग लगाते हैं कि पंखा सही कैसे किया जाए। ये पंखा को सही करने के लिए बच्चों ध्यान रहे, पहले तो एक जानकार जो पंखे के बारे में थोड़ा जानता हो, वो आदमी चाहिए। जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा जानकार बनना पड़ेगा, फिजिक्स थोड़ा जानना चाहिए आपको, वो होगा। उसके बाद ध्यान है, खाली जानने से काम नहीं चलेगा, टूल्स चाहिए, टूल्स। पंखा सही करने के लिए उसे खोलना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए बेसिक टूल्स चाहिए। वो टूल्स के बिना हो ही नहीं सकता, जानकार भी नहीं कर सकता ये काम। तो एग्जैक्टली वैसे ही हमें क्वेश्चन को, अगर ये भी तो प्रॉब्लम ही है, इस समस्या को अगर सॉल्व करना है तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए भी टूल्स चाहिए। और उसी टूल्स को हम अपने फिजिक्स में फार्मूला का नाम देते हैं कि ये फार्मूला, वो फार्मूला, ऐसा, ये अभी कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट, ये नाम देते हैं, वो हमारे टूल्स हैं। तो बिना टूल्स के तो हो ही नहीं सकता है। और हाँ, ये भी जैसे अगर आप जानकार नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा टूल्स लगाना है। पता लगा आपको स्क्रू ड्राइवर लगाना है और आप जो है कोई दूसरा डिवाइस यूज करना स्टार्ट कर दे पंखा सही करने के लिए। नहीं, जब आपको स्क्रू ड्राइवर लगाना है तो स्क्रू ड्राइवर ही लगाना है, कुछ और नहीं भाई। ये ध्यान रखना है बच्चों हमें। तो वैसे यहां पर भी टूल्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, फिर आपको ये चूज करना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा टूल्स लगेगा। इसी को कनेक्शन कहते हैं, इसी को कहते हैं थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल का कनेक्शन करना, इसी को कहते हैं कनेक्शन करना बच्चों। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने बोला था मैं ऐसे क्वेश्चन उठा रहा हूं जो मैंने खुद सॉल्व नहीं किया है, ताकि मैं आपके लेवल तक आके समझ सकूं बच्चों कि आखिर क्वेश्चन पढ़ के क्या परेशानी होती है और थ्योरी के साथ कैसे लिंक करते हैं। हाँ, आप लोग ये जरूर सोच सकते हैं कि सर आप बहुत जल्दी लिंक कर लेते हैं। वो शायद उसके पीछे रीजन ये है कि मैं बहुत दिनों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ फिजिक्स, इस वजह से आसानी से लिंक कर पाता हूँ। लेकिन अगर हम सब लोग प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, हम सब लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम सब भी आसानी से लिंक कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन पहला है, अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग? लिखा है कि फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, the electric field on its axis has a largest magnitude at a distance h from the center, the value of h। मैं वैसे बताऊं तो जब हम लोग रिंग के एक्सिस पर फील्ड डिराइव करते हैं, उस डेरिवेशन में ये एग्जैक्टली चीज पढ़ाई गई होगी, ये पढ़ाया जाता है बच्चों, है ना। और वैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना हो तो पता है टाइम लग जाएगा बच्चों, बट ये पढ़ा होता है, हर बच्चा पढ़ा होता है। उसी डेरिवेशन में ये बात पढ़ा दिया जाता है बच्चों कि रिंग के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये पॉइंट है, यहां से कितना डिस्टेंस पे, लेट इट इज एक्स, हमने कराया होगा आपको। रिंग का रेडियस अगर आर है तो रिंग के एक्सिस पर फील्ड कराया होगा। और हमने बताया था कि मैक्सिमा, इधर भी मैक्सिमा होता है, इधर भी मैक्सिमा होगा। अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें थ्योरी ना, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर हम चाहें तो पहले फील्ड डिराइव करेंगे, फिर उसे डिफरेंशिएट करके जीरो करके मैक्सिमा कंडीशन निकालेंगे। लेकिन ध्यान रहे, तो जेईई मेन के पेपर में इतना करने में बहुत टाइम लगेगा बच्चों, इसलिए रिमाइंड करिए कि सर हाँ कराया गया था। फिर ये ग्राफ भी शायद आप रिमाइंड कर सकते हैं कि जो फील्ड का वैल्यू है कुछ इस तरह से वैरी करता है बच्चों, लाइक दिस। दो जगह मैक्सिमा आता है, एक x का वैल्यू प्लस r अपॉन रूट 2 पे आता है, दूसरा मैक्सिमा कहां आता है, x का वैल्यू माइनस r अपॉन रूट 2 पे आता है। थोड़ा रिमाइंड करेंगे तो तुरंत क्वेश्चन देखते ही उड़ा देंगे।
देखिए ये वाला आंसर होगा। मान लो अगर ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन होता और उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, प्लस बी और माइनस बी, तो आप पता दोनों आपको टिक करना पड़ता, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो उसने पूछा है, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए, तो इधर भी हो सकता है और इधर भी। उससे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस पूछ लिया है, मतलब प्लस माइनस दोनों, मतलब प्लस ही लिखना है ऐसा। इधर क्लियर हो गया बच्चों? मैं फिर बोल रहा हूं, हम लोग पहले यहाँ का फील्ड लिखेंगे, फील्ड एट दिस पोजीशन। तो फील्ड बताइए इस पॉइंट पर क्या होता है? एक्सिस पर फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। ये होता है एक्स, फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करिए, क्योंकि फील्ड मैक्सिमा अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मैक्सिमा के लिए डिफरेंशिएशन जीरो होता है। सो आप जीरो अगर डिफरेंशिएट करके पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, एक्स का वैल्यू क्या? एक्स का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू। वैसे याद रहे तो ज्यादा अच्छा है बच्चों, जल्दी कर लेंगे हम लोग फटाफट ना, क्योंकि ये डेरिवेशन क्लास में कराया जाता है, सबको कराया जाता है, और उस समय ये मैक्सिमा मिनिमा भी बताया जाता है कि कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग। लिखा है यहां पर कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1, ये रहा हमारा Q1, और दूसरा है ये Q2, एक प्लस और दूसरा माइनस है, दिखाई दे रहा हमें यहां पर, आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस at x is equal to 1 meter and x is equal to 4 meters respectively. The electric field at a point y is equal to 3 meter on the y axis is, मतलब हमें इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, बेसिक है ना, ड्रॉ कर लेंगे ताकि आसानी से हम क्वेश्चन को कर पाए बच्चों। देखिए मैंने ऐसे एक ड्रॉ किया, मैंने कहा 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 एक्स एक्सिस पर है, एक x इज इक्वल टू 1 पर रखा गया है, दूसरा x इज इक्वल टू 4 पर रखा गया है। यहाँ का वैल्यू मान लो Q1 है, यहाँ का वैल्यू क्या है? Q2 है। Q1 Q2 दोनों दिया हुआ है बच्चों, Q1 Q2 दोनों दिया हुआ है, एक Q1 है दूसरा Q2 है। फिर क्वेश्चन ने फील्ड कहाँ पूछा है? y इक्वल टू 3 पर, यहाँ पर पूछा है y इक्वल टू 3 पर, यहाँ y का वैल्यू 3 है। बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन जरा देखो बच्चों। आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप के फॉर्म में है, इसका मतलब हम कंपोनेंट तोड़ के कर लेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो ये प्लस चार्ज है Q1, इसका फील्ड अगर आप देखें, प्लस चार्ज का फील्ड शायद आप सबको पता है बच्चों, प्लस चार्ज का जो फील्ड होता है वो, प्लस चार्ज का जो फील्ड है वो हमेशा चार्ज से दूर की तरफ होता है। प्लस चार्ज का फील्ड किधर होता है बच्चों? चार्ज से दूर की तरफ होता है। तो x इक्वल टू 1 पर यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर हमें फील्ड चाहिए, तो इधर होगा फील्ड, ये होगा PE1, और ये माइनस है तो इसका फील्ड इधर होगा, ये होगा E2। अच्छा हमने डायरेक्शन अगर यूज कर लिया बच्चों, डायरेक्शन हमने यूज कर लिया प्लस माइनस देख के, तब फार्मूले में दोबारा माइनस पुट मत करिएगा, क्योंकि एक बार आपने माइनस देख के डायरेक्शन बना लिया है और दोबारा उसी माइनस का इफेक्ट तो नहीं ले सकते हैं ना, तो नहीं लेना है, मान के चलिए नहीं लेना है, तो हमें दोबारा उस माइनस का इफेक्ट नहीं लेना है, तो हम उस दोबारा माइनस का इफेक्ट नहीं लेने वाले हैं। तो देखिए अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले E1 की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ से ये 1 है, ये 3 है, E1 कैसे लिखेंगे जरा वैल्यू देखते हैं बच्चों। देखो E1 इक्वल टू आएगा, फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बेसिक फार्मूला याद करिए, इसको फील्ड के साथ लिंक करते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो वैल्यू पुट करिए, 9 इंटू 10 का पावर 9, क्यू का वैल्यू है √10 अपॉन आर स्क्वायर की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 है ना, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर कर लेंगे तो 3 स्क्वायर 10, ये हो जाएगा अपॉन 10, ये ना। अरे भाई देखो ये वाली वैल्यू कितनी होगी यहां से लेके यहां तक, ये वाला जिसे हम आर बोल रहे हैं, ये 3 है ये 1 है, आर की वैल्यू √1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 + 1 √10 का स्क्वायर कर देंगे यहां पर, देन यू गेट दिस आंसर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां से मिल जाएगा 9 अपॉन √10 इंटू 10 का पावर 9, ये हमारा वैल्यू आया है, ठीक है। और इसमें आर का वैल्यू √10 हो चुका है। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसे ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर फॉर्म में
वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इट हैज टू कंपोनेंट, दिस E1 हैज टू कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन। इफ दिस एंगल इज थीटा हियर, देखिए ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, इट इज थीटा, देन cos इधर है और sin इधर है। तो E1 वेक्टर कैसे लिखेंगे बच्चों, बताओ E1 वेक्टर, हाउ टू राइट दिस E1 वेक्टर? सो वी कैन राइट हियर E1 वेक्टर इज द E1 cos थीटा I कैप, सॉरी माइनस I कैप, एंड E1 sin थीटा प्लस J कैप, ऐसा ना। E1 दिस मींस ये दिस वन 9√10 इंटू 10 का पावर 9 cos थीटा, ये अगर थीटा है तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 1/√10 cos थीटा माइनस I कैप प्लस E1 9/√10 इंटू 10 पावर 9 3 साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 3/√10, ये हो जाएगा आपका J कैप। सो E1 वेक्टर फाइनली कितना आएगा, जरा देखो E1 वेक्टर फाइनली कितना होगा बच्चों, देखिए यहां पर माइनस है, ये प्लस है, और ये √10 10 हो जाएगा, तो 9 I कैप माइनस I कैप प्लस ये हो जाएगा आपका √10 27 J कैप, और बाहर कर लीजिए 10 का पावर 8, ये आएगा E1, ऐसा E1 आया बेटा E1। अब सिमिलरली हम लोग E2 भी निकाल देते हैं ना। ओके, एक गलती हो गई बच्चों, सब लोग ध्यान सुनिएगा, चार्ज माइक्रोकुलम में है तो 10 का पावर -6 सब जगह हमें ऐड करना पड़ेगा, -6, 10 का पावर -6, 10 का पावर -6, 10 का पावर यहां पर आ जाएगा -6, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 2। ध्यान रहे, ऑप्शन देख के मुझे अभी याद आया, मैं तो गलत नहीं तो गलत हो जा रहा था बच्चों। तो 10 का पावर -2, अभी हमने सिर्फ E1 निकाला, अब हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करते हैं किसका बच्चा लोग, E2 का। किसका, E2 का। E2, हाउ टू फाइंड दिस E2, यहां पे देखिए इसे मैं लिख देता हूं, है ना, E2 अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो अगेन KQ/R²। अब ध्यान रहे E2 का डायरेक्शन देख लिया तो इसलिए माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा लिखो बच्चों Q बोले तो, और K बोले तो पहले तो लिखो 9 इंटू 10 का पावर 9, एंड Q बोले तो 25 इंटू, इस बार नहीं भूलेंगे, 10 पावर -6 अपॉन R²। देखो बच्चों यहां से यहां 4, यहां से यहां 3, तो ये वाला की वैल्यू कितनी आएगी 5, R² बोले तो 5 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो फाइनली E2 की जो वैल्यू आ रही है आएगी 9 इंटू 10 का पावर 3, 9 इंटू 10 का पावर 3, है ना। लेकिन इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए बच्चा लोग, मान लो ये एंगल अगर आपका अल्फा है, तो ये कंपोनेंट अगर आप बनाते हैं, सो देखिए ये 5 था, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा अल्फा, ये E2 है E2 का 2 कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा cos, E2 cos अल्फा, और इधर आ जाएगा बच्चा इधर नीचे की तरफ E2 sin अल्फा। देखो E2 इधर है तो इधर E2 cos अल्फा, इधर E2 sin अल्फा, इधर E2 cos अल्फा, इधर E2 sin अल्फा, और sin अल्फा वाला माइनस में J रहेगा और ये प्लस में रहेगा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम E2 लिखें, मैं थोड़ा डायरेक्ट हो रहा हूं, ध्यान से देखिएगा जरा ना, E2 की वैल्यू दिस वन है अल्फा, cos अल्फा इज द बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब हम लोग यहां पर लिखेंगे बच्चों E2 इज 9 इंटू 10 पावर 3 cos अल्फा बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 4/5, और ये हो जाएगा आपका I कैप, माइनस में J वाला माइनस रहेगा, साइन अल्फा है यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 पावर 3, साइन अल्फा बोले तो 3/5 J कैप, ये हो गया माइनस में। अब E1 E2 को डायरेक्टली क्या करना है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये E1 E2 को डायरेक्टली क्या करना है, सम अप करना है, और 10 पावर 2 के फॉर्म में ले जाइए, इसको भी 10 पावर 2 के फॉर्म में लिख लिए तो जरा, तो ये हो जाएगा आपका 10 ले लेंगे, 18 इंटू 4 72 I कैप, एंड माइनस ऑफ, और ये हो जाएगा आपका 54 J कैप, बाहर हो जाएगा 10 पावर 2, दोनों सम करिए बच्चों, ये 72 और ये -9, 72 और ये -9 कितना हो जाएगा बच्चों, 72 -9 63 प्लस में, 63 प्लस में यहाँ एक ही ऑप्शन ही है, बस खत्म कहानी, एक ही ऑप्शन है। देखो पहला दोनों जैसे ही ऐड किया -9 और ये 72, जैसे ही इनको ऐड किया तुरंत समझ में आ गया कि आंसर तो पहला ही है,
और हमने कर लिया। तो थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन ध्यान रहे जब भी कभी वेक्टर वाला कहानी आएगा थोड़ा सा टाइम लग जाता है बच्चों ना, क्योंकि हमें कंपोनेंट वंपोनेंट भी तोड़ना होता है। लेकिन ये है कि थोड़ा जल्दी है, जैसा मेरे को समझा रहा था मैं, तो अगर आप फटाफट फटाफट लिखेंगे तो जल्दी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन हम कह सकते हैं टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, है ना। क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूं, क्या है। दो टू डाइलेक्ट्रिक, देखा ना, टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ए एंड बी विद रिस्पेक्टिव डाइपोल मोमेंट्स। ये डाइपोल मोमेंट है -4 QA i कैप, एंड बी का है -2 QA i कैप। माइनस, दोनों माइनस है, ओके। आर प्लेस ऑन द एक्स एक्सिस सेपरेशन। अच्छा, ये मान लो एक डाइपोल, ये दूसरा डाइपोल, एक दूसरे से r दूरी पर है। इसमें ये गड़बड़ दिख रहा है बच्चों, अगर दोनों में -i कैप है तो दोनों का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। इन्होंने दोनों अपोजिट डायरेक्शन दिखाया है ना, ये गड़बड़ है यहाँ पर, ध्यान रहे। ये देखिए, ये एरो डाइपोल को दिखा रहा है, अगर ये एरो डाइपोल को दिखा रहा है तो इधर वाला डाइपोल और इधर डाइपोल गड़बड़ है फिर तो। अगर एरो दिखा रहा है तो गड़बड़ है। फिर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, चलिए वो तो अभी देख लेंगे हम लोग। द डिस्टेंस फ्रॉम ए एट विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस सेम पोटेंशियल इज। तो आपको बताना है डिस्टेंस कहां पर दोनों का पोटेंशियल। मान लो ये पॉइंट है, यहां से यहां अगर x होगा तो ये डिस्टेंस r-x होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, ये बताना है। ऐसा कौन सा पॉइंट है, मतलब a से कितना दूरी पर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। चलो, पोटेंशियल क्या होता है वैसे, डाइपोल का पोटेंशियल का फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला लिंक करना पड़ेगा, ध्यान रहे, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। kp cos theta upon r square is the formula for the potential due to the electric dipole। potential due to the electric dipole का फार्मूला है kp cos theta upon r square, that is the formula of potential due to the electric dipole। भेजे में डालो, ये जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे होंगे तब आपको पढ़ाया गया होगा। तो चलिए बता देखते हैं क्या आंसर आता है यहां पर। दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर दो। पहले का ये वैल्यू है ना, वैल्यू पोटेंशियल है तो माइनस लेने की जरूरत है नहीं। ये होगा आपका डाइपोल मोमेंट, P यहां पर डाइपोल मोमेंट से डिनोट किया गया है। पहले का पोटेंशियल होगा K 4QA KP cos थीटा। ध्यान रहे बच्चों, cos थीटा की वैल्यू बात करें तो इसी एक्सिस पर है, इसके डाइपोल के एक्सिस पर है, तो एंगल थीटा 0 हो जाएगा। cos 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, r की जगह x लिख लिया है, इज इक्वल टू दूसरा वाला उसका अपोजिट है, उसके लिए cos -t होगा एंगल जैसे हमने का दूसरा पॉइंट इधर है और उसका भी डाइपोल इधर है, तो उसके लिए cos -t अगर होगा तो cos -t होगा तो माइनस माइनस मिला के हम लोग क्या कर देंगे, उसे प्लस कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ गड़बड़ दिया हुआ है, एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, गड़बड़ दिया हुआ है इसलिए, लेकिन हम इसको सही करने के लिए दोनों का पोटेंशियल डायरेक्टली इक्वल कर लेते हैं। 2QA ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ लिखा हमने r-x का होल स्क्वायर, k से k कट जाएगा, इजी क्वेश्चन है बच्चों, QA कट जाएगा, 2 से भी काट देंगे तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन r-x का होल स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान रखें मेरे दोस्तों, कभी भी इस तरह का कैलकुलेशन आता है, कभी भी इस तरह कैलकुलेशन आएगा इस तरह, जैसे हमने लिखा है ऐसा, सबसे पहले स्क्वायर नहीं करिएगा, लेंदी हो जाएगा। सबसे पहले रूट ले लीजिए, दोनों तरफ रूट ले लीजिए ताकि नीचे से स्क्वायर हट जाए, इजी हो जाएगा। देखिए इजी, अब हमेशा ऐसे ही करेंगे, जब भी ऐसा मिलेगा यही करिएगा, पहले रूट ले लीजिए। तो यहाँ आएगा √2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन r-x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें देन यू गेट द आंसर, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बच्चों √2r माइनस √2x इज इक्वल टू x, सो दिस x इक्वल टू √2r डिवाइडेड बाई 1 प्लस √2 या √2 प्लस 1, ये आंसर होगा। ऑप्शन मिला लेते हैं, और ऑप्शन मिल गया, मैच कर गया बच्चों, ये ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ। अच्छा, ये जो ग्राफ दिखाया गया है आर के साथ, ये किसका वेरिएशन है, किसका वेरिएशन है, और ये गोला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर,
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, स्फीयर के बारे में कुछ नहीं दिया है तो आप इसे हमेशा नहीं बताया, कंडक्टिंग नहीं लिखा तो नॉन कंडक्टिंग मानेंगे। और नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ नहीं है, गलत हो गया। मैं ऑप्शन से ही मैच करना पड़ेगा, कुछ है नहीं बच्चों इसमें दिया हुआ। दूसरा, पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, ओके ये सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि स्फेरिकल सेल में अंदर पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे, और वो कांस्टेंट भी होता है। जब तक सरफेस पे नहीं आएंगे तब तक कांस्टेंट, लेकिन जैसे सरफेस से बाहर जाएंगे पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाता है और वो घटने लगता है। और ये मैच कर रहा है इसके साथ, ये देखो मैच कर रहा है। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होगा तो यहीं पढ़ो, चल के आगे बढ़ जाओ, लेकिन सिंगल करेक्ट अगर नहीं है तो हमको और भी ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। तो मैं और भी ऑप्शन चेक करके दिखाता हूं बच्चों, जैसे ये देखो। नेक्स्ट ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का पोटेंशियल। तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग तो दिया नहीं है, तो नॉन कंडक्टिंग, सॉरी कंडक्टिंग तो दिया नहीं है, तो आप इसे जनरल मानेंगे तो नॉन कंडक्टिंग मान लेंगे। नॉन कंडक्टिंग में अंदर जो पोटेंशियल होता है वो इस तरह से वैरी नहीं करता है, वो तो पैराबोलिक होता है, फिर अंदर वाला तो गड़बड़ हो गया, ये भी है ना, ये गड़बड़ हो गया। लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सेल में अंदर जीरो रहता है, ऊपर लाइन नहीं होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, वो भी गलत है, तो ऑप्शन एक ही मिला और हम इसे लेके आगे बढ़ गए। ओके, ये इजी क्वेश्चन था बच्चों, बस थोड़ी पढ़ाई किए होंगे अगर आप ये वाले केस पढ़े होंगे कहीं, इस स्फेयर वाले केस, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग और सेल वाले, तो आप जरूर क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे क्या आंसर आएगा ना। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, क्वेश्चन ने बताया कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दी है कूलम मीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी, ये डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद है आप सबको? डाइपोल में जब डाइपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद होगा शायद, हम रोटेट करते थे तो वर्क होता, तो हमने कहा वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो आएगा कितना बच्चा, शायद याद होगा आपको, माइनस ऑफ पी डॉट ई मैंने लिखवाया था, या इसको आप लिख सकते हैं माइनस पी ई क्या, कॉस थीटा, जहां पर थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल होता है, और ये सब वैल्यू यहां पर दी हुई है। इससे लल्लू क्वेश्चन नहीं आ सकता जेई में बच्चों ना, इससे लल्लू क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो पुट करो यारो, माइनस ऑफ पी, पी का वैल्यू माइनस 10 पावर माइनस 29, 10 पावर माइनस 29 इंटू ई का वैल्यू 1000 इंटू कॉस 45 1/√2 ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना। ओके, सो आंसर बिकम, आंसर कितना आएगा बच्चा लोग, यहां से जरा देखो ध्यान से, ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 10 पावर 3 कम हो जाएगा तो 10 का पावर माइनस 26, 10 का पावर माइनस 26 अपॉन √2, एक काम करो माइनस 10/√2 इंटू 10 का पावर माइनस 27 जूल, ऐसा कर दो। 27 जूल वाला ऑप्शन एक ही है, और 10/√2 लगभग 7 आएगा, तो इसका ऑप्शन सेकेंड सही है बच्चों, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा माइनस ऑफ 7 इंटू 10 का पावर माइनस 27 जूल। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया हमने, वी गेट दिस आंसर। ओके ओके एवरीवन, ये तो आसान था, ये बहुत आसान था बच्चों, सीधा सिंपल सा ही, जिसको फार्मूला याद होगा वो एक लाइन में उड़ा देगा क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट फार्मूले पे हैं, डायरेक्ट फार्मूले पे हैं। इसका मतलब पहले से के कंपैरिजन में भी जेई इजी है बच्चों, सीधा फार्मूला पे लगाओ क्वेश्चन, पुट फार्मूले में पुट करो वैल्यूज एंड गेट द आंसर। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, अ पार्टिकुलर मास m एंड चार्ज q इज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक पार्टिकल है जिसका मास m, चार्ज q है। चार्ज पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, अच्छा जी ओरिजिन बोले तो ओरिजिन बना ही लो भाई, ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 है, फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट x,1 y,1, x1 y1, यहां पर शिफ्ट हो गया 1,1 पे, है ना। एक पार्टिकल को हमने ओरिजिन से यहां शिफ्ट किया अलोंग स्ट्रेट पाथ,
द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन इज, ए स्ट्रेट पाथ मतलब यही स्ट्रेट होगा भैया, ये होगा स्ट्रेट पाथ, ये ऐसे ऐसे डिस्प्लेस किया हमने, ऐसे डिस्प्लेस किया। वर्क डन पूछा, वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, ओके टोटल वर्क डन पूछा है बच्चों, चार्ज पार्टिकल है और चार्ज क्यू है, इसका मास एम है। जरा ध्यान से सुनते हैं बच्चों, बात बताओ मेरे को, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो क्या उस पर कोई वर्क होता है? देखिए इसका आंसर है नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, मींस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर 90 डिग्री पे हो तो वर्क डन जीरो। मींस आपको ये बोलना है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड डजंट एनी वर्क ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, सो वर्क सिर्फ और सिर्फ कौन करने वाला है यहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा और कोई वर्क नहीं करेगा। और वर्क का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है एफ डॉट डी आर या डिस्प्लेसमेंट, एफ बोले तो क्यू ई इंटू डॉट है, सॉरी डॉट, इट्स अ डॉट, डॉट डिस्प्लेसमेंट बोले तो डेल्टा आर। ये वैल्यूज पुट कर दे बच्चा लोग, है ना। सो देखिए दिस इज क्यू, ई की वैल्यू कितनी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, डॉट प्रोडक्ट तो आता ही होगा यारो, डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस, देखिए डॉट इसके लिए बात कर रहा हूं, इसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आई कैप, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जे कैप, तो 1 माइनस 0 आई कैप, 1 माइनस 0 जे कैप, तो आई कैप जे कैप आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में यहां लिख दो बच्चा आई कैप प्लस जे कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट लो, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्यू, आई आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, जे जे के साथ मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आ गया 5Q। क्या आया आंसर? 5Q। ये रहा ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन में, जीत गए बच्चा हम लोग तो, है ना। ओके एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है ये ना, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। लिखा डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस placed on the vertices of an equilateral triangles as shown in the figure। देखिए डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। ये डाइपोल मोमेंट चाहिए हमें, है ना, डाइपोल मोमेंट देखो लिखा है ना बच्चा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है मेरे बच्चों? बोले सर एक प्लस और एक माइनस चार्ज का जो सिस्टम होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, शायद सबको मालूम होगा, चार्ज इंटू उनके बीच का सेपरेशन, ऐसा होता है डाइपोल मोमेंट। जरा देखो बच्चों यहाँ पर, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ -2Q। तो एक काम करते हैं, वैसे मैं ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराता हूँ बच्चों, इस -Q को इस -Q को अलग कर लो, ये एक हो जाएगा और ये दूसरा डाइपोल हो जाएगा, 2 डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा ऐसा, दूसरा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा ऐसा, है ना, ऐसा। ठीक है बच्चों, ये डाइपोल मोमेंट है, लेट इट इज P1 एंड इट इज P2। ये आपका P2 हो गया, एक P1 और दूसरा P2 हो गया, 2 डाइपोल मोमेंट हो गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, P1 की वैल्यू अगर बात करें तो आंसर आएगा QL, इसकी भी वैल्यू अगर बात करें तो आंसर आएगा बच्चा QL, ये QL QL दोनों आएगा। बट आंसर में देखिए ऑप्शन में देखिए आई कैप जे कैप लिखा हुआ है, सो वी कैन यहाँ पर क्या करेंगे, टेक द कंपोनेंट। सो एक वेक्टर का कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा। इसमें भी देखो बच्चों, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर वाले कंपोनेंट इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखो एक उधर जा रहा है बच्चा और एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है और दूसरा उधर जा रहा है, तो ये दोनों क्योंकि इक्वल है, QL QL वैल्यू इक्वल है, तो ये कंपोनेंट क्या होंगे बच्चों, कैंसिल। ये कंपोनेंट अगर कैंसिल हो जाएंगे तो खाली ये वाले कंपोनेंट दोनों क्या करेंगे हम, ऐड। तो ये दोनों कंपोनेंट हम ऐड करेंगे, उसके लिए इधर कंपोनेंट आएगा कितना, पहले तो देखो ये एंगल के बारे में बात करते हैं तो सबको मालूम है ये 60 डिग्री, ये 60 है मेरे बच्चों, तो ये 60 हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट कैंसिल, साइन वाला ऐड होगा, तो आंसर आएगा यहां से QL साइन 60 इधर भी, और सेम चीज इधर भी। सॉरी 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 बच्चों, देखो सेम चीज इधर भी, तो सेम अगर इधर ही होगा तो इसे डबल कर लीजिए, और J में माइनस नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस जे कैप, सो वी कैन राइट हियर 2QL √3/2 माइनस जे कैप, 2 कैंसिल, तो आएगा √3QL माइनस जे कैप।
ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, इट्स फोर्थ ना। तो ये चौथा ऑप्शन है जिसमें आंसर आया है माइनस ऑफ √3 QL J कैप। इज इट क्लियर? तो इतना कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे सेलेक्ट किया बच्चों, मैंने करा रहा है, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ सॉल्व ठीक है। तो कुछ आप खुद भी सॉल्व करिएगा, खुद आप लोग खुद थोड़ा सॉल्व करिए बच्चों क्वेश्चन, ताकि थोड़ा हम करें थोड़ा आप करेंगे, हम लोग आगे प्रोसीड कर जाएंगे। फिर हमें आप किसी और अगले चैप्टर का कैलकुलेशन या सॉरी अगले चैप्टर का मैं ले आता हूँ प्रैक्टिस सेशन। तो अगला चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन मैं जल्दी ही मतलब आज कल कल हाँ कोशिश करता हूँ कल से बच्चों लाइव क्लास भी लेना स्टार्ट कर दूँ, है ना। एक्चुअली अभी लाइव क्लास नहीं ले पा रहा मैं, बस ऐसे रिकॉर्ड करके अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बस कोशिश करिए बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करिए, है ना, मेरे चैनल को भी और इस वीडियो को भी लोगों को फ़ायदा मिले, है ना। और ऑब्वियस ये बात है, प्रोपोर्शनेट है, मेरे को भी फ़ायदा मिले। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच बच्चों। ओके ओके, बाय बाय, टाटा।